नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे क्लास 9th के साइंस के चैप्टर 8 मोशन की। तो आइए देखें हम क्या डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो नई शुरुआत है हमारे लिए, तो साइंस स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की। तो जो साइंस है क्लास 9 की वो जो है अब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्लास 8 तक आपने उसको एज अ साइंस पढ़ा, अब यहाँ पर हम उसको थोड़ा डिवाइड करते हैं, तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में डिवाइड करेंगे। तो जो आज का हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो फिजिक्स से रिलेटेड है। तो फिजिक्स क्या होता है सबसे पहले हम वही समझेंगे, और फिर आज के जो टॉपिक्स हैं हमारे डिस्कशन के ये साइड में नोट किए हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स ब्रांच ऑफ साइंस। क्या? ब्रांच ऑफ साइंस की एक ब्रांच है। तो जैसे हमने साइंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, तो उसमें एक ब्रांच आती है फिजिक्स। अब फिजिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? नेचुरल लॉज। किसके बारे में? नेचुरल लॉज। तो नेचर के अंदर जो लॉज हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, और फिर उन जो भी हमारे आसपास नेचुरल फिनोमेनास हो रहे हैं उनको हम स्टडी करके फिर अपने ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए जो है उनको मॉडिफाई करते हैं। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें पता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो नीचे गिरता है। अब छोड़ने पर वो नीचे गिरता है तो इसके पीछे का लॉ है, वो हम सबको पता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि ग्रेविटेशन, अर्थ का ग्रेविटेशन उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये जो लॉ हमने सीखा, पढ़ा, ये फिजिक्स का पार्ट हुआ। अब इस लॉ को सिर्फ पढ़ना नहीं, इसके अलावा अब इस लॉ को मॉडिफाई करना ताकि हम ह्यूमन बेनिफिट्स ले सके उससे। तो उसको कैसे मॉडिफाई किया गया? तो पहले साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, अब मुझे ऑब्जेक्ट को ऊपर भेजना है तो क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ऊपर जाएगा तो क्या बेनिफिट होगा? तो उस साइंस को उन्होंने यूज किया रॉकेट लॉन्चिंग में, कि रॉकेट लॉन्च जब हम करते हैं तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं, और रॉकेट लॉन्चिंग के साथ जो हमारा सैटेलाइट होता है, रॉकेट के साथ वो सैटेलाइट ऊपर जाता है। तो अब उस सैटेलाइट की वजह से हमें ये सारी आज की डेट में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो पॉसिबल है। तो एक सिंपल सा लॉ था ग्रेविटेशनल, उसको हमने समझा, स्टडी किया साइंटिस्ट ने, और फिर उसको मॉडिफाई करके उसको जो है एक नया पहचान दी कि हम उससे क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही फिजिक्स में हम बहुत सारे लॉज को स्टडी करते हैं और फिर उनको मॉडिफाई करते हैं अपने ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए। तो ये फिजिक्स की डेफिनेशन है, ठीक है। बहुत सारे लॉज हैं इसमें, तो हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन लॉज को डिस्कस करेंगे और उनको कैसे मॉडिफाई करते हैं वो भी हम सीखेंगे। उसके बाद फिजिक्स की डेफिनेशन, नेक्स्ट काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स क्या है? तो काइनेमेटिक्स है स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन, मोशन की स्टडी करना, मोशन की स्टडी करना, बट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। उस मोशन के पीछे का कारण क्या है उससे मुझे नहीं लेना देना है, मुझे तो सिर्फ उस मोशन को स्टडी करना है। तो वो पार्ट फिजिक्स का काइनेमेटिक्स कहलाता है, जिसके अंदर मोशन की स्टडी तो करते हैं बट उसके पीछे का कारण क्या है, मोशन क्यों हो रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने इस पेन को फेंका, पेन मूव कर रहा है, अब इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है कि किसने फेंका, किस फोर्स से फेंका, उससे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ मतलब है कि उस पेन का मोशन हो रहा है, उस मोशन की स्टडी करना, कैसा मोशन है,
वो सारी चीजें डिस्कस करना, तो वो कहलाता है काइनेमेटिक्स, स्टडी ऑफ मोशन। फिर आता है डायनामिक्स। डायनामिक्स में भी हम स्टडी ऑफ मोशन करते हैं, बट उसके पीछे का कॉज जानते हैं कि वो मोशन किस वजह से हो रहा है, उसके पीछे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो हम पढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं डायनामिक्स। तो स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कॉज ऑफ मोशन कहलाता है काइनेमेटिक्स। स्टडी ऑफ मोशन विथ कॉज ऑफ मोशन, तो मोशन का कारण क्या है वो हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में भी साथ साथ हम स्टडी करते हैं, तो वो डायनामिक्स कहलाता है। और काइनेमेटिक्स में हम मोशन की स्टडी करते हैं, मोशन के कॉज को स्टडी नहीं करते। तो ये काइनेमेटिक्स है, ये डायनामिक्स है। तो जो हमारे फिजिक्स में हम पढ़ेंगे क्लास 9th में, उसमें कुछ चैप्टर काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है और कुछ डायनामिक्स से रिलेटेड है। आपको खुद को समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि ये काइनेमेटिक्स है या डायनामिक्स है। फिर बात करते हैं इसी चैप्टर की सबसे पहली टर्म। चैप्टर का नाम जो है हमारा है मोशन। तो अब मोशन और रेस्ट की बात करते हैं। मोशन क्या है और रेस्ट क्या है? तो रेस्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, जैसे कि ऑब्जेक्ट है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, अभी यहां पर पड़ा है, 2 मिनट बाद मैं देखता हूं अभी भी यहीं पर पड़ा है, तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पहले भी यही था, अभी भी यही है, पोजीशन चेंज नहीं हुई। मैं कंटिन्यूसली उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आ जाता है, अभी ऑब्जेक्ट यहां था, थोड़ी देर में ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, तो पहले पोजीशन यहां थी, अब पोजीशन यहां हो गई, तो पोजीशन चेंज हो गई, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट मोशन में है या उसका मोशन हुआ है। तो अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अब इस टर्म को और डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मोशन क्या है, रेस्ट क्या है। तो इसके लिए हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। तो अगर मोशन और रेस्ट की बात की जाए तो उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो कि मोशन को देख रहा है, ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो अभी अगर हम बात करें, मैं बात करूं, मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, अभी यहां आ गया, तो मैं कहूंगा मोशन हुआ, मैं कहूंगा मोशन हुआ। ठीक है, तो ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है। तो अभी एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम कहते हैं कि ABC 3 लोग हैं। ABC 3 लोग हैं। ए जो है वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। बी और सी ट्रेन के अंदर है। बी और सी ट्रेन के अंदर है। अब ए जो है इन बी और सी को देखता है, अभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी है और ए ऑब्जर्वर देख रहा है, तो ए ऑब्जर्वर कहेगा कि बी और सी रेस्ट में है, बी और सी रेस्ट में है। इसी प्रकार अगर बी को कहें, बी को ऑब्जर्वर माने, तो बी कहेगा सी रेस्ट में है और ए रेस्ट में है, क्योंकि अभी ट्रेन रेस्ट में है। अभी ट्रेन कहाँ है? रेस्ट में है। तो बी के लिए बी, ए और सी रेस्ट में है। अब ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई, ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई, तो ट्रेन चलना स्टार्ट हुई, तो अब ए क्या कहेगा? ए कहेगा कि बी और सी मोशन में है। ए क्या कहेगा? बी और सी मोशन में है।
मतलब बी ए के रेस्पेक्ट में बी और सी की पोजीशन चेंज हो रही है, ए के रेस्पेक्ट में ए देख रहा है तो ए के रेस्पेक्ट में बी और सी की पोजीशन चेंज हो रही है। अब बात करते हैं बी की। ट्रेन चल रही है तो बी क्या कहेगा? बी कहेगा कि सी मेरे लिए रेस्ट में है। ऐसा क्यों? क्योंकि सी की पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही। बी और सी आमने सामने बैठे हैं ट्रेन में, तो बी कहेगा सी तो मूव कर ही नहीं रहा मेरे लिए, तो सी रेस्ट में है। बट बी क्या कहेगा ए के लिए? ए मोशन में है, क्योंकि ट्रेन आगे चल रही है, प्लेटफॉर्म पीछे रह गया है, तो बी और ए के रेस्पेक्ट में जो है वो पोजीशन चेंज हो गई। बी के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन चेंज हो गई, तो बी कहेगा ए जो है वो मोशन में है। तो अब यहां से इस एग्जांपल से हमें समझना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा। ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज होगी तो ही मोशन होगा, अदरवाइज मोशन नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी हम अर्थ पे हैं, मेरे सामने अगर ये बोर्ड पड़ा है तो मैं कहूंगा कि ये बोर्ड रेस्ट में है, मेरे लिए ये बोर्ड रेस्ट में है। बट कोई आदमी अगर मून पे बैठा हो तो वो कहेगा कि ये बोर्ड मेरे लिए मोशन में, क्योंकि ऑब्जर्वर अलग जगह पर है। ऑब्जर्वर के लिए ये बोर्ड मूव इसलिए कर रहा है क्योंकि अर्थ मूव कर रही है, तो अर्थ मूव कर रही है, तो चंद्रमा पर आदमी जो बैठा है उसके लिए बोर्ड अर्थ पर ही है, तो ये भी मूव कर रहा है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे लिए कि ऑब्जर्वर कहाँ है। तो हर जो मोशन या रेस्ट है वो ऑब्जर्वर डिसाइड करता है। तो किसी चीज को हम ये नहीं कह सकते कि ये एब्सोल्युटली रेस्ट में है। किसी के लिए एक चीज रेस्ट में हो सकती है, दूसरे के लिए मोशन में हो सकती है। जैसे ए के लिए बी मोशन में है और सी भी मोशन में है, परंतु बी के लिए सी रेस्ट में है। तो एक ही ऑब्जेक्ट था सी, एक ही आदमी है सी, एक के लिए रेस्ट में है, एक के लिए मोशन में है। तो जब भी हम रेस्ट और मोशन की बात करेंगे तो वो रिलेटिव टू सम पर्सन होगा। किसी पर्सन के रेस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखनी है कि रेस्ट कब है और मोशन कब है। तो ऑब्जर्वर जहां है उसके रेस्पेक्ट में हमें देखना है। तो उसी को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कशन का। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही बताता है कि ऑब्जर्वर कहाँ है। तो हमारी स्टैंडर्ड जो कैलकुलेशंस है, नोटेशन है, उसमें हम क्या करते हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे डिसाइड करते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं जिसमें 3 कोऑर्डिनेट प्लेन स्पेस लिया हुआ है, जिसमें 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, तो ये 3 एक्सिस है, एक्स वाई और जेड एक्सिस ली गई है। और हम ये मानते हैं कि ऑब्जर्वर जो है इन तीनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर बैठा है, जिसको हम ओरिजिन नाम देते हैं, और एक्स वाई और जेड एक्सिस होती है हमारी, ठीक है। तो और यहां पर ऑब्जर्वर टाइम क्लॉक लेके बैठा रहता है, घड़ी लेके। तो घड़ी चलती रहती है, घड़ी तो कभी बंद होगी नहीं, टाइम कभी रुकता नहीं है। तो जो घड़ी लेके बैठा है, अब इसके रेस्पेक्ट में अगर एक ऑब्जेक्ट यहां पर था, अब यहां पर आ गया थोड़ी देर में, तो ये ऑब्जर्वर कहेगा कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये ऑब्जेक्ट मोशन। इस ऑब्जर्वर के लिए कोई और ऑब्जर्वर दूसरी जगह बैठा हो तो हो सकता है ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, हो सकता है नहीं है। तो इसी कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हो सकती, कोई भी चीज एब्सोल्यूट मोशन में नहीं हो सकती। मोशन जो है वो पर्सन डिपेंडेंट है कि पर्सन कहां पर है, किस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, उसके अनुसार ही मोशन और रेस्ट डिफाइन होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्स वाई जेड एक्सिस होती है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं,
और ऑब्जर्वर ओरिजिन पे है, घड़ी लेके बैठा हुआ है और वो डिसाइड करता है कि कोई चीज ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। तो ये हुआ हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेस्ट एंड मोशन। इसको ध्यान से देखना है कि कौन सी चीज रेस्ट में है या कौन सी चीज मोशन में है। तो जनरली जब हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम ऑब्जर्वर है। अब हमारे रेस्पेक्ट में ही हम बात करते हैं कि कोई चीज मूव हुई या नहीं, तो उसकी पोजीशन चेंज हुई या नहीं हुई, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर आता है मोशन इन 1D, 2D, 3D। 1D, D मीन्स डायमेंशन, तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट स्पेस है पूरा, ठीक है। स्पेस में अब अगर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन चेंज हो, मतलब या तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो या वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो या जेड कोऑर्डिनेट, उनमें से कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो हम कहते हैं 1 डायमेंशन मोशन है। अगर 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो 2 डायमेंशन मोशन है। 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो 3 डायमेंशन मोशन है। तो 1 डायमेंशन मोशन का मतलब जैसे एक ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन में से मूव कर रहा है या इस प्रकार मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन, तो 1 डायमेंशन मोशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 डायमेंशन मोशन। जैसे सीधा सीधा चल रहे हैं तो वो 1 डायमेंशन मोशन। 2 डायमेंशन मोशन, जिगजैग, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा चल रहे हैं प्लेन पर, जैसे फ्लोर पर, आंगन में चींटी चल रही हो या हम चल रहे हैं टेढ़े मेढ़े रास्तों पर, तो वो 1 डायमेंशन मोशन 2 डायमेंशन मोशन कहलाएगा। अगर हम स्ट्रेट पाथ में चल रहे हैं तो 1 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मोशन जिसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एरोप्लेन का। तो एरोप्लेन क्या होता है कि हवा में उड़ता भी है, ऊपर भी उड़ता है और टेढ़ा मेढ़ा भी चलता है, तो वो 3D मोशन हो गया, 3 डायमेंशनल मोशन। तो 1 डायमेंशन में एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, 2 में 2 कोऑर्डिनेट और 3 डायमेंशन में तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो जो भी प्लेन सरफेस पे मोशन हो रहे हैं, जिगजैग मोशन जो भी हो रहे हैं, वो सब 2D के एग्जाम्पल होंगे। जो स्पेस में हवा में इधर उधर हो रहे हैं लोग या कुछ भी, तो वो 3 डायमेंशनल मोशन होंगे, ये ध्यान रखना है। इसके बाद टाइप ऑफ मोशन। तो टाइप ऑफ मोशन यहां पर हम देख रहे हैं कि ट्रांसलेटरी, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट चल रहा है, ट्रांसलेटरी मतलब घूम नहीं रहा है, सीधा चल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता तो ले सकता है बट सीधा चल रहा है। दूसरा होता है रोटेटरी मोशन। तो पहला ट्रांसलेटरी या लीनियर, ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन। लीनियर और ट्रांसलेटरी। तो लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट चल रहा है, रोटेटरी में ऑब्जेक्ट घूम रहा है। जैसे सर्कुलर मोशन, फैन का मोशन वगैरह हो गया, व्हील का मोशन हो गया। व्हील अगर अपनी जगह पर घूम रहा है तो वो रोटेटरी होता है, और व्हील साथ साथ आगे भी चल रहा है तो वो ट्रांसलेटरी मोशन का भी एग्जांपल होता है। फिर इसके बाद तीसरा होता है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में जैसे पेंडुलम का मोशन है, टू एंड फ्रो, एक ही जगह पर बार बार आ रहे जा रहे हैं, तो वो ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। ट्रांसलेटरी मतलब सीधा सीधा मूव कर रहे हैं, रोटेटरी मतलब घूम रहे हैं, फैन वगैरह के मोशन, और ऑसिलेटरी मतलब एक ही जगह पर इधर इधर हो रहे हैं, वो ऑसिलेटरी कहलाता है। तो ये 3 टाइप के मोशंस होते हैं, लीनियर, रोटेटरी और ऑसिलेटरी। लीनियर को ट्रांसलेटरी भी कहते हैं। तो ये 3 टाइप के मोशंस हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिजिकल क्वांटिटी। अब हमने कहा फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचुरल फिनोमेना, में जो नेचर में लॉज हो रहे हैं उनकी स्टडी करना फिजिक्स कहलाता है। तो अब उस फिजिक्स को पढ़ने के लिए
या हमने कहा जैसे हम मोशन और रेस्ट पढ़ रहे हैं, तो मोशन को पढ़ने के लिए हमें बहुत सारी क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैं किसी मोशन को पढ़ना चाहता हूं तो मुझे बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मैं यहां से कहीं जा रहा हूं तो मेरी स्पीड क्या है, मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मुझे कितना टाइम लगा है, तो ये सब कैलकुलेशंस हमें करनी होती है। तो उसके लिए हमें डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ये सब चीजें पढ़नी होती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो जो नेचुरल फिनोमिना है उसको स्टडी करने के लिए जो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें हम डिसाइड करके बता सकते हैं कि मोशन किस टाइप का हो रहा है या कौन सा फिनोमिना हो रहा है, तो वो सारे पैरामीटर्स कहलाते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हमने बनाई हुई हैं जिसके बेसिस पर हम इन लॉज को, नेचुरल लॉज को पढ़ते हैं। तो बहुत सारी क्वांटिटीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट में, आगे आने वाले पार्ट्स में, आगे आने वाले चैप्टर्स में, आगे और क्लासेस में भी हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे। जैसे आपने पहले भी पढ़ी है, फोर्स, टेम्परेचर, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। एनर्जी, ये सब फिजिकल, वर्क, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो हमें फिनोमिनास को पढ़ने के लिए इन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पता होना चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटीज को फिर से हमने, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, उनको हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। एक है स्केलर, दूसरा है वेक्टर। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज, जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, मैग्नीट्यूड और यूनिट, वो क्वांटिटी कहलाती है स्केलर। जिसमें मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन होती है वो कहलाती है वेक्टर। मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर। जैसे मैं कहता हूं मेरा मास जो है 65 kg है, तो उसमें जो ये 65 नंबर है, ये नंबर, ये इसका मैग्नीट्यूड है और kg इसकी यूनिट है, kg इसकी यूनिट है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होता हो वो स्केलर कहलाती है। दूसरा वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, यूनिट भी होगी, साथ में डायरेक्शन भी जरूरी होता है, वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल क्या है? यहां ये देखा 65 kg, ये मास का एग्जांपल है, ये स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा है 5 न्यूटन, फोर्स लगाया हमने। अब फोर्स लगाया तो फोर्स की डायरेक्शन बताना जरूरी है। जब तक फोर्स की डायरेक्शन नहीं पता होगी तब तक कुछ समझ नहीं आएगा किस ऑब्जेक्ट का मोशन है। भाई मुझे थप्पड़ लगानी थी किसी बच्चे को, तो मैंने थप्पड़ लगाने के लिए उस बच्चे के गाल की डायरेक्शन में ही हाथ को मूव करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दूसरी डायरेक्शन में मूव कर दिया तो किसी और बच्चे को थप्पड़ लग सकती है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए फोर्स की डायरेक्शन जो है वो नेसेसरी है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना है। मुझे पेन फेंकना है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। अगर मैंने फोर्स डायरेक्शन की ऑपोजिट कर दी या कुछ और डायरेक्शन में भेज दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए फोर्स के साथ डायरेक्शन जरूरी होती है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो जिसमें डायरेक्शन जरूरी नहीं है ही नहीं, वो कहलाता है स्केलर, और जिसमें डायरेक्शन जरूरी है वो कहलाता है वेक्टर। तो इस स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स में आता है मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ये कुछ एग्जांपल है। इसके बाद वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन,
फोर्स, ये इसके एग्जांपल जो अभी हमारे काम के ज्यादा है, हम वही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं। वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। इसके अलावा जो आगे हम डिस्कस करेंगे उसमें एनर्जी, वर्क और पावर, ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं। जो अभी हम इस आगे वाले चैप्टर्स और इन चैप्टर में डिस्कस करेंगे वही क्वांटिटी लिखी है। वैसे तो बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, तो ये स्केलर क्वांटिटीज हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है। इनमें डायरेक्शन जरूरी होगी और इनमें डायरेक्शन जरूरी नहीं है, डायरेक्शन नहीं होती, इसमें डायरेक्शन होती है। अब ये तो हमने देख लिया कि वेक्टर और स्केलर क्या है। एक अगर कोई पूछे वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस क्या है, तो मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, इसमें मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ डायरेक्शन होती है। एक डिफरेंस तो हमें ये पता चला है कि एक में डायरेक्शन होती है और एक में डायरेक्शन नहीं होती है। दूसरा डिफरेंस क्या है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो स्केलर है उसके लिए जो ऑपरेशंस होते हैं वो नॉर्मल अलजेब्रा के ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं। 2 + 3 = 5, 2 मास है, 3 केजी शक्कर और 5 केजी शक्कर मिलकर बन जाएगा 8 केजी शक्कर। तो ये क्वांटिटीज डायरेक्ट नॉर्मल अर्थमेटिक एडिशन से सॉल्व होती हैं। एडिशन ऑपरेशन वगैरह लगते हैं, सब मल्टीप्लिकेशन वगैरह, सब्ट्रैक्शन। वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। दो वेक्टर को ऐड करना है, 2 न्यूटन फोर्स + 3 न्यूटन फोर्स is not equal to 5 न्यूटन फोर्स ऑलवेज। 2 न्यूटन फोर्स और 3 न्यूटन फोर्स का सम जो है 5 न्यूटन हो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इनको ऐड करने के वेक्टर रूल्स होते हैं, वो अलग होते हैं नॉर्मल अर्थमेटिक से। तो ये हमें ध्यान रखना है कि वेक्टर को ऐड करने के रूल्स अलग हैं और स्केलर को ऐड करने के रूल्स अलग हैं। स्केलर को रूल जो ऐड करने के हैं वो हम पहले भी अर्थमेटिक नॉर्मल जो प्लस माइनस है उसी से करते हैं, बट वेक्टर को हम इस प्रकार ऐड नहीं कर सकते। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस होते हैं। स्केलर मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन होती है। स्केलर को नॉर्मल अलजेब्रा से सॉल्व कर सकते हैं, वेक्टर्स के लिए अलग रूल होते हैं, वो वेक्टर रूल्स अलग हैं, ये एप्लीकेबल नहीं होता है यहाँ पर। तो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हमने दो ग्रुप में स्केलर और वेक्टर्स में डिवाइड किया है। तो अब इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके, और फिर इनको पढ़ने के बाद हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करेंगे, ये क्या होती है, कैसे मेजरमेंट होता है, और फिर उसके बाद हम मोशन पे वापस आएंगे। तो आगे आने वाले टॉपिक्स जो हैं वो हमारे ये फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। तो इसमें हम जो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे वो हमारी होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और दूसरी है डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। किसकी? डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस का मतलब क्या? तो डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, एक स्केलर है, और इसका डेफिनेशन क्या है? तो इट इज द पाथ ऑफ द एक्चुअल लेंथ ट्रैवल्ड, के पाथ जो है उसका लेंथ। ये ऑब्जेक्ट ए था यहां पर, पोजीशन ए पर, थोड़ी देर बाद यहां से घूम के यहां पर आ गया, थोड़ी देर बाद घूम के यहां पर आ गया। तो अब इस केस में डिस्टेंस ट्रैवल जो होगा, ये जो पाथ है इसकी लेंथ कितनी है, इस पाथ की लेंथ कितनी है, वो इसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा। अगर मान लो कि वो इस रास्ते से ना जाकर इस रास्ते से जाकर, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ये इसका डिस्टेंस कहलाता। तो जैसे अगर हम यहां से दिल्ली जा रहे हैं,
तो यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली जाने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, तो उस केस में डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलग अलग होगा। तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी गाड़ी में जो है ओडोमीटर लगे हुए हैं, उसमें हमें पता चलता है कि हमने कितने किलोमीटर ट्रैवल किया है। तो दो लोग अलग अलग गाड़ियों में यहाँ से जा रहे हैं और दिल्ली जा रहे हैं, एक जगह पर मिलते हैं, तो उन दोनों का डिस्टेंस देखेंगे। तो कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, तो उसके मीटर में, गाड़ी में जो मीटर लगा हुआ है उसके अंदर रीडिंग आएगी और देखेंगे कि दोनों का डिस्टेंस अलग है या सेम है। तो जनरली पाथ अलग होगा तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी अलग होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, तो कितना पाथ हमने ट्रेवल किया उसकी लेंथ। तो अगर मुझे ये डिस्टेंस मापना हो तो मैं एक धागा ले लूं, इसको यहां बिछा दूं धागे को, और फिर धागे की लेंथ को हम स्केल से मेजर कर लें तो ये डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी। अब तो डिस्टेंस की डेफिनेशन हमें पता चल गई कि लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड। तो अब इसको मेजर करने की यूनिट्स होती हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो होती है वो मीटर होती है। एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, जिसमें हम मेजर करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो है मीटर। किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। ठीक है, और भी यूनिट्स हो सकती हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये ऐसा यूनिट्स नहीं है, ये दूसरी यूनिट्स है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, और भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं डिस्टेंस को मेजर करने की। तो ज्यादातर हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर यूज करते हैं जब ज्यादा बड़ी डिस्टेंसेज हो, एक सिटी से दूसरी सिटी की डिस्टेंस वगैरह हो तो हम किलोमीटर्स में यूज करते हैं। कपड़े वगैरह की लेंथ हो मीटर में यूज किया जाता है, पेपर वगैरह या और किसी की लेंथ हो तो लाइन सेगमेंट्स वगैरह वो सेंटीमीटर में भी मेजर की जाती हैं। तो ये इसकी यूनिट हुई डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो पाथ ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है उसकी लेंथ मेजर करके। फिर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी आती है डिस्प्लेसमेंट। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये ध्यान रखना, ये स्केलर है और ये वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या करती है, एक पोजीशन पर ऑब्जेक्ट था, बी पोजीशन पर पहुंच गया किसी रास्ते से, ऐसे रास्ता लिया, तो जो इनिशियल, जो स्टार्टिंग पॉइंट था और जो फाइनल पॉइंट था उसके बीच में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगी वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। मतलब इस रास्ते से कोई लेना देना नहीं है मुझे सिर्फ ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। हमें ध्यान रखना है कि दो पॉइंट से एक ही लाइन पास होती है, तो वो स्ट्रेट लाइन की लेंथ मैं मेजर करूं, मतलब स्केल लेके ये लेंथ मेजर करूं तो ये वाली लेंथ इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। तो ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट क्या है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन है उसके बीच का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है। उससे कोई लेना देना नहीं है कि ऑब्जेक्ट ने किस पाथ को ट्रेवल किया। अगर वो इस रास्ते से भी आता, इस रास्ते से भी आता या इस रास्ते से भी आता, तीनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम रहती। मतलब ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह सकते हैं वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगी, तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। हाँ, तीनों केसेस में डिस्टेंस ट्रैवल्ड की बात करते तो अलग होता। ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलग है, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलग है और ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलग है। तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि मेरी इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो स्ट्रेट लाइन पाथ है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ, वो ही मेरा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट ए पर था, थोड़ी देर बाद घूमकर वापस ए पर आ गया,
तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो 0 होगा। तो मतलब अगर जहां से रवाना हुए घूम फिर कर वहीं आ गए, मतलब लौट के बुद्धू घर को आए, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, बट डिस्टेंस 0 नहीं होगा। डिस्टेंस तो डिपेंड करेगा कि उसने कौन सा पाथ ट्रेवल किया है। तो डिस्प्लेसमेंट क्लियर होना चाहिए कि हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ही देखना है और उन्हीं को एक स्ट्रेट लाइन पाथ से ज्वाइन कर लेना है, वो हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो ये अब डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए वही SI यूनिट इसकी भी मीटर ही होगी और सेंटीमीटर किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारी दो फिजिकल क्वांटिटी की डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आज कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे हम और क्लियर होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो क्वेश्चंस में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे कुछ पर्टिकुलर मोशन के लिए। तो एक स्क्वायर बॉक्स है, पाथ है, ये एक पार्क समझ लीजिए स्क्वायर फॉर्म में। ये 10 मीटर साइड है इसकी और ए स्टार्टिंग पॉइंट है। ए क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। तो पहला क्वेश्चन पार्ट कहता है ऑब्जेक्ट ए से डी तक गया और इस पाथ को फॉलो किया। पाथ देखना है, ए से बी गया, फिर बी से सी गया और सी से डी गया, इस पाथ के थ्रू गया। ए से बी, बी से सी और सी से डी। तो उसका डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये हमें कैलकुलेट करना है। फटाफट कैलकुलेट कर दिए आप। डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल। तो यहां से यहां गया 10, यहां से 10, 10, 10 प्लस 10 प्लस 10, तो डिस्टेंस हो गया 30 मीटर। अब बात करें डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या ध्यान रखना है? इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट डी है, उन दोनों पर ही ध्यान रखिए। इनिशियल और फाइनल को अब एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, तो ये हो गई स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर। तो ध्यान रखें डिस्टेंस की वैल्यू तो 30 आई, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 10 आई सेम मोशन के लिए। तो एक ही मोशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकते हैं। अगला इसी में ए से बी गया, फिर बी से सी गया। ए से बी गया इस पाथ के थ्रू, बी से सी गया इस पाथ के थ्रू। तो डिस्टेंस तो हम फटाफट निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या होगा? 10 प्लस 10 20। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करिए आप लोग, क्या हो सकता है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो डिस्प्लेसमेंट निकालिए, कैसे होगा? तो डिस्प्लेसमेंट में हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट ए और सी है, इनको ज्वाइन करिए, ये लेंथ निकालनी है। अब ये लेंथ कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम मैथ्स पर आएंगे। बिना मैथ्स के फिजिक्स सॉल्व नहीं हो सकती, इस चीज का ध्यान रखें। तो मैथ्स के कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। तो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, बेस और परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये बना 100 प्लस 100 रूट 200, या इसको लिख सकते हैं रूट 200 को 2 इंटू 100 और 100 को लिख सकते हैं, 100 का रूट होता है 10, तो 10 रूट 2 यूनिट हो गई मीटर। तो इसका आंसर हो गया 10 रूट 2। ठीक है, तो इस प्रकार हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो
तो हमें बहुत से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको। जब आप तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो आगे की चीजें भी क्लियर नहीं होगी। तो इसलिए जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सके उनकी प्रैक्टिस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो हमने देखा कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होती है और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट होती है। अब बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। पहला डिफरेंस तो यही है कि डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर और वेक्टर, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, डिस्टेंस जो है इसको डी से डिनोट करें तो ये हमेशा 0 से बड़ा या 0 हो सकता है। ये कैन बी नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फिर इंक्रीजेस विथ टाइम, टाइम के साथ इंक्रीज ही होगा, या तो सेम रहेगा या इंक्रीज होगा, कभी डिक्रीज नहीं होगा। ये डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज इंक्रीज कुछ भी हो सकता है। ये हमेशा इंक्रीज होगा या सेम रहेगा, कभी डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, फिर डिस्टेंस जो है इसको स्मॉल डी, डिस्टेंस को स्मॉल डी, डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल डी। तो जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा? जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में ट्रैवल करे, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करे, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। बाकी हमेशा दूसरा मोशन हो तो उस केस में डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा क्या बात करता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर होगा। अब हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, का मतलब क्या है उसको भी समझ लें। ऑब्जेक्ट पोजीशन ए पर था, यहां से बी पर आया, ये हमने कहा इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है। अब यहां से वापस यहां गया सी पर, तो ए से बी वाला पॉजिटिव माना है तो इस साइड वाला नेगेटिव हुआ। तो ये मान लो 3 मीटर था, ये 2 मीटर था। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां गया तो 3 मीटर था, फिर वापस यहां गया तो 0 हो गया, फिर वापस यहां गया तो ये डिस्प्लेसमेंट इस साइड है तो ये वैल्यू -E2 हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना हुआ? -2। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये हुआ हमारा फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसके आगे वाले नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे और फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की हम बात करेंगे। तो आप प्रैक्टिस करिएगा अलग अलग क्वेश्चन की, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैलकुलेशंस की।